नमस्कार। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन पोखरेल। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा हामी पूर्वी नेपालका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक सन्दर्भहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विकासका प्रस्तुत सम्भावना भएको पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने जात जाति, भाषा भाषी, वेशभूषा र धर्म संस्कृतिका विविध विषय पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ साताको पूर्वाञ्चल खबरबाट। मुरङको उर्लाबारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पाथिभरा विकास बैङ्कले सुनसरीको इटहरीमा 11औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। ब्याङ्किङ सेवा नभएका तथा कम पहुँच भएका ठाउँहरूका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। बैङ्कले पछिल्लो समय शाखा स्थापनाका लागि पूर्वाञ्चलमै पहिलो रोजाइमा इटहरी नगरका सर्वसाधारणलाई सेवा दिने उद्देश्यले आफ्नो शाखा विस्तार गरेको बैङ्कका अध्यक्ष नवल कुमार राईले जानकारी दिए। विकास बैङ्कको भए पनि कमर्सियल बैङ्क सो सरह नै सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको यस बैङ्कले पछिल्लो समय पूर्व क्षेत्रमा लोकप्रियता आर्जन गरेपछि शाखा विस्तार गरिँदै आएको बताइएको छ। पूर्वाञ्चल खबरको यो प्रस्तुतिपछि पूर्वाञ्चल विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। राष्ट्रिय जीवनका मुख्य घटनाहरू, विभाजित विचार र दृष्टिकोणहरू, केही तर्क, केही तथ्य र केही विश्लेषण, केही प्रतिक्रिया अनि केही स्पष्टीकरण, घटनाक्रम, त्यसका विशेषता र प्रवृत्तिमाथिको सोझो चिरफार। कार्यक्रम संवाद प्रत्येक शनिबार राति 9:30 बजे मात्र एभिन्यूज टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन, पूर्वाञ्चलको विराटनगरमा विक्रम सम्वत 2070 सालको शुभ अवसरमा हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालले सांस्कृतिक रक्षा दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्यो र यो प्रतियोगिता आयोजना सँगसँगै यसले खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मात्र सहयोग पुर्याएन कि मुलुकको धर्म, संस्कृति, मौलिकता, रहनसहन र वेशभूषा संरक्षणमा समेत युवाहरूलाई सचेत बनाउँदै उनीहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा क्यामेरामा दीपक कार्कीको साथमा सहकर्मी प्रतीक श्रेष्ठले तयार पार्नुभएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति र परम्पराका कारण विश्व मानचित्रमा छुट्टै पहिचान बनाएको नेपालका यस्ता सांस्कृतिक पक्ष पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै जान थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। यसै क्रममा धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहनको संरक्षणका लागि भन्दै हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालले विराटनगरमा सांस्कृतिक रक्षा दौड गर्यो। शास्त्र हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए पहिचान हराउँछ, पहिचान हराए राष्ट्र हराउँछ भन्ने नारा रहेको दौडमा 790 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सांस्कृतिक दौडको उद्घाटन भारतीय कलाकार गजेन्द्र चौहानले गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकार विशेष अतिथिको रूपमा सहभागी थिए। नेपाल र भारतबीच राजनीतिका साथै सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि बलियो रहेको छ। दुई देशबीच सदियौँदेखि असल सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ। त्यसैका कारण बेला बेलामा एउटा देशमा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा अर्को देशका व्यक्ति अतिथिको रूपमा रहने गरेका छन्। यस प्रकारको सांस्कृतिक पक्षको संरक्षणका लागि सन्देश दिने यस्ता कार्यक्रम समय समयमा विभिन्न जिल्लामा समेत गरिने आयोजकको भनाइ छ। प्राचीन कला, संस्कृति र मौलिक परम्पराका कारण नेपाल विश्व मानचित्रमा स्थापित भए पनि पछिल्लो समय यस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा परिरहेका छन्। राजनैतिक अस्थिरताका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा सांस्कृतिक पक्ष पनि त्यसबाट अछुतो छैन। तर मुलुकका पहिचान बनेका यस्ता सांस्कृतिक पक्षको संरक्षणका लागि बेलैमा सबै लाग्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, विराटनगरमा सम्पन्न भएको
सांस्कृतिक रक्षा दौड कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भारतका प्रतिष्ठित कलाकार गजेन्द्र चौहानसँग हामीले विशेष गरी उहाँको नेपाल भ्रमण, नेपाल र भारत बीचको पारस्परिक सम्बन्ध लगायत समसामयिक सन्दर्भहरूमा गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हरदम हर पल खबर तरङ्गमा तपाईं, प्रत्येक ब्रेकिङ न्युजसँग तपाईको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्ने प्रयास। अब देशका खबरहरू एक क्लिकमा। एबी न्युजको सङ्केत एनटिसी, एमसेल र युटिएलमा टाइप गर्नुहोस् न्युज र एसएमएस गर्नुहोस् 2888 मा र प्राप्त गर्नुहोस् ताजा खबर। ब्रेकिङ न्युजका लागि BRKN टाइप गर्नुहोस् र 2888 मा सेन्ड गर्नुहोस्। प्राप्त गर्नुहोस् ब्रेकिङ न्युज। नरहनुहोस् बेखबर, किनकि तपाईको एक एसएमएस मा पाउनुहुनेछ खबर भित्रको खबर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विश्वमा रहेका 4वटा ठुला महाकाव्यहरूमध्ये 2टा महाभारत र रामायण हुन् र विशेष गरी यसमध्येको जुन ठुलो महाकाव्य महाभारत जुन ऐतिहासिक र परपूर्व कालको प्रतिष्ठित ग्रन्थ हो, यही ग्रन्थमा आधारित रहेर भारतमा निर्माण भएको हिन्दी टेलिसिरियल महाभारत जुन टेलिभिजनहरूबाट प्रसारित भइसकेको अवस्था छ, त्यो महाभारत टेलिसिरियल भारतमा मात्र होइन विश्वको विभिन्न राष्ट्रहरूमा अत्यन्तै लोकप्रिय भयो र त्यसक्रममा नेपालमा हरेक नेपालीहरूमाझ पनि अत्यन्तै लोकप्रिय बनेको छ महाभारत हिन्दी टेलिसिरियल। यही महाभारत टेलिसिरियलमा पाण्डवहरूका जेठा छोरा युधिष्ठिरको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने भारतका प्रतिष्ठित कलाकार गजेन्द्र चौहान जो भारतको दिल्ली निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले नेपालको भ्रमणको क्रममा पूर्वी नेपालको विराटनगरमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी विशेष गरी महाभारतमा उहाँले खेल्नुभएका भूमिका सँगसँगै उहाँले नेपालमा गरिरहेको यो भ्रमण र उहाँको अनुभव लगायत समसामयिक सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नेपाल वासियों को सबको मेरी शुभकामनाएं और मैं हृदय से आभार मानता हूं एबी न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इस साक्षात्कार के लिए मैं तैयार हूं। पूर्वी नेपाल में एक कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आप विराटनगर में हैं अभी। इससे आगे नेपाल आया था कि नहीं? नेपाल में आपका जो भ्रमण अभी कर रहे हैं, इसके अनुभव क्या है आपको? नेपाल आने का मेरा ये तीसरा अवसर है और 2 बार जब पहले आया हूँ तो एक बार शूटिंग के सिलसिले में आया था और दूसरी बार किसी और कार्यक्रम में आया था। तब तक मेरी यात्रा जो थी वो सिर्फ काठमांडू तक सीमित थी। काठमांडू में आया था और काठमांडू देखा और बहुत पसंद किया। यहाँ के लोगों में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आदर भाव से वो अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। और इस बार पहली बार है, ये पहला अवसर है मेरी ज़िंदगी का कि मैं काठमांडू के बाहर विराटनगर, और मुझे खुशी इस बात की है कि विराटनगर जो है वो ऐसी जगह है जिसका महाभारत से बहुत बड़ा रिश्ता है। महाभारत में पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास 13वां वर्ष जो है वो विराटनगर के राजा के यहाँ बिताया था और उसमें जब दुर्योधन उनको ढूंढने में लगा हुआ था तो 13वां वर्ष जो है था अज्ञातवास का, वो विराटनगर के राजा ने 5 भाइयों को और द्रौपदी को अपने यहाँ रखा था। लेकिन ये 5 के 5 अपने दूसरे रूप में राजा के यहाँ आके रहे थे और जब साल पूरा होता है, वो अज्ञातवास का पूरा वर्ष होता है, तो उसके बाद में जब ये अपने असली रूप में आते हैं तो राजा चकित रह जाता है कि इतने बड़े हस्तिनापुर के राजा जो है वो मेरे यहाँ कंक बन के रहे, वृणाला बन के रहे, भीम रसोईया बन के रहा, नकुल सहदेव घुड़सवार बन के रहे, द्रौपदी जो है वो सरंद्री बन के रही। तो ये जो एक प्रसंग है महाभारत के दौरान, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर अज्ञातवास के दौरान दुर्योधन देख लेता या उन्हें ढूंढ लेता तो एक बार फिर उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास झेलना पड़ता। तो जो 12 बरस के बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था वो विराटनगर के राजा के यहाँ बिताया और बहुत ही सफलतापूर्वक बिताया। तो विराटनगर से हमारा महाभारत में भी और आज भारत के द्वारा भी हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है।
तो बड़ा अच्छा लगा विराटनगर आके, और जिस तरह से ऐतिहासिक जगह है ये, वो जान के और भी खुशी हुई। विराटनगर में जो सांस्कृतिक दौड़ कार्यक्रम हिंदू स्वयंसेवक नेपाल ने किया, इसमें आप कैसे जुड़ा? देखिए, मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक कार्यकर्ता हूँ, और मन से जो है मैं हिंदुत्व की भावना रखता हूँ, और यही कारण है कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदुत्व के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मुझे अक्सर मौका मिलता है वहाँ जाने का और लोगों को अपनी भावना देने का और उनकी भावना जानने का। तो ये जो विषय है कि हिंदुत्व जो है वो एक, इट्स ए बेसिकली ए वे ऑफ लाइफ, कि आप जो है इस हिंदू तत्व जो है, हिंदू का जो तत्व है, हिंदुत्व जिसे हम कहते हैं, जिसे जो हमको जीना सिखाता है, तो वो जो मेरे अंदर बचपन से है, मैं उस भावना को लेके जब आम नागरिकों में जाता हूँ, आम पब्लिक के पास जाता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मुझे ये देख के और भी खुशी होती है कि नेपाल जैसा राज्य जो अपने आप में दुनिया में शायद पहला हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ भी हिंदुत्व की भावना और दूसरे देशों की बजाय बहुत ज़ोरों से है, तो यहाँ आके बहुत खुशी हुई मुझे। आपने बोला जो नेपाल हिंदू राष्ट्र है, मगर ये हिंदू राष्ट्र था, अभी तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। आपका ये जो अभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, क्या बोलेंगे इसमें, क्या अनुभव है आपका? देखिए, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति अगर उस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाता है, तो मैं दूसरे धर्म वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हुआ तो आपके धर्म का कैसा होगा? आप किसी मजबूरी के कारण आप धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन धर्म तो इंसान का जीवन भर वही रहेगा जिसमें वो पैदा हुआ है। किसी मजबूरी के कारण दूसरा धर्म अपना लेते हैं, और दूसरे धर्म वाले जो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि आपको आपके धर्म से लेकर दूसरे धर्म में ले जाते हैं किसी मजबूरी के कारण, वो भी गलत है। मैं उनसे पूछता हूं कि आपके धर्म के व्यक्ति को अगर कोई इस धर्म में ले आए तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए मानव जीवन वही सफलता पूर्वक रहता है जिसमें जो व्यक्ति जन्म लेता है। और जहां तक मेरा मानना है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, आज धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मुझे लगता है कि क्यों हुआ, किस कारण हुआ, तो इसके ऊपर सोच विचार करना होगा। मैं आज भी पूरे नेपाल वासियों को इस बात की बधाई देता हूं कि दिल से वो आज भी हिंदू हैं। इसलिए जब उनके दिलों से ये भावना पूछी जाए तो वो हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, और पूरे संसार में अकेला हिंदू राष्ट्र है। चाहे आज वो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन दिल से हर नेपाली आज भी हिंदू राष्ट्र की तरह जीता है। आपका ये थर्ड विजिट है नेपाल। इससे आगे जो आप नेपाल में आया था, उस टाइम में तत्कालीन राजा वीरेंद्र से आपका मुलाकात हुआ था। उस टाइम में राजा था, राजसत्ता था, मगर अभी नेपाल में राजसत्ता नहीं है, अभी गणतंत्र इस्टाब्लिश हो गया। उस टाइम का विजिट जो राजसत्ता था और अभी नहीं है, क्या अंतर आपका महसूस हो रहा है? देखिए, किंग वीरेंद्र साहब से मैं जब पहली बार मिला था तो महाभारत के सेट पे मिला था। वो अपने परिवार सहित महाभारत की शूटिंग देखने वहाँ आए थे। उसके बाद यहाँ मुलाकात हुई। आपने कहा तब राजतंत्र था, आज गणतंत्र है, तो इसका जो फ़र्क है वो तो सिर्फ बता सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उस वक्त मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्मूथ था, बड़े अच्छे से चल रहा था। आज क्या परिवर्तन है वो तो यहाँ रहने वाले लोग बता सकते हैं, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जब तक यहाँ रहूँ नहीं, इसको महसूस नहीं करूँ, तब तक मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक बात ये बताइए कि आप तो बीजेपी का लीडर भी है, कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी है आप। एक बीजेपी का नेता होने के नाते नेपाल और भारत का रिश्ता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि नेपाल जो है एकदम पहला पड़ोसी देश है भारत का, और पड़ोसी से रिश्ते हमेशा अच्छे ही होने चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसकी विचारधारा में भी हिंदुत्व है, नेपाल की विचारधारा में भी हिंदुत्व है। तो मेरे ख्याल से दो भाई जो सेम विचारधारा के हों तो उनमें रिश्ता वाकई में बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा और अच्छा होना भी चाहिए। जो आपने बोला कि नेपाल और भारत का रिश्ता एक भाई भाई का रिश्ता है, जो रिश्ता चल रहा है इससे और मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
ये बता दीजिए ना। व्यापारिक संबंध जो है और घनिष्ठ होने चाहिए, और उसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, दोनों पॉलिसीज़ आपस में एक्सचेंज करें। फॉरेन पॉलिसी है, दूसरी और जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, ये सब अगर आपस में एक्सचेंज करें तो इससे रिश्ता और गाढ़ा होगा। और नेपाली और हिंदी जो है वो भाई भाई हैं, पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने के अलावा एक बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत सारे नेपाल के लोग जो हैं भारत में रहते हैं और उनको भारतवासी जो हैं अपने भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे पास एक लड़का यहाँ का नेपालगंज का था। वो करीब करीब 15 साल मेरे पास काम करके गया है खुद, और मैं आज भी उसको मिस करता हूँ। इतना अच्छा बिहेवियर का लड़का मुझे उसके बाद मिला ही नहीं आज तक। मैं उसको हमेशा से मिस करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये जो रिश्ता है बहुत गाढ़ा रिश्ता है नेपाल और भारत का, और ये आने वाले समय में भी इसी तरह बना रहे, बस यही दुआ कर सकता हूँ। एक बार ये बता दीजिए कि आपने जो महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया था, एक्चुअली ये बहुत सक्सेस स्टोरी बन गया था, टेलीसीरियल बन गया था महाभारत। वो शूटिंग के दौरान आपका कुछ यादगार वाला बात बता दीजिए ना। देखिए, महाभारत की शूटिंग जो है वो और बड़ी खूबसूरत बात है कि 2013 का वर्ष जो चल रहा है ये सिल्वर जुबली ईयर है। महाभारत को पूरे 25 साल हो गए 2013 में, और महाभारत का हर दिन यादगार दिन है। महाभारत की शूटिंग जो है वो बेहतरीन शूटिंग। उसके अलावा ना केवल भारतवासियों ने, नेपाल पड़ोसी देश है, नेपाल में भी लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके अलावा दुनिया के करीब करीब 134 देशों में महाभारत सीरियल का टेलीकास्ट हो चुका है। और इससे भी खूबसूरत बात है कि 6 बार BBC के मेन चैनल पे, जिस पे हिंदी प्रोग्राम्स की परमिशन नहीं दी जाती, उस पे 6 बार ये टेलीकास्ट हो चुका है, और वो भी हिंदी में। उस पे हिंदी प्रोग्राम की परमिशन ही नहीं मिलती। तो महाभारत को जो सक्सेस मिली, उसके अलावा आपने प्रश्न किया कि महाभारत का कोई प्रसंग बता दीजिए। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि महाभारत और रामायण, ये 2 महाकाव्य जो हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को 2 चीज़ें सिखाई हैं। सबसे बेसिक 2 चीज़ें सिखाई हैं। पहली तो ये, रामायण ये सिखाता है, जैसे कहते हैं कि आदर्शवाद, भाई भाई का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। इसके अलावा रामायण जो हमको सिखाता है कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत ये सिखाता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। अंधे को अंधा बोलने से क्या नुकसान होता है। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। उसके अलावा मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ कि हम लोग इंग्लैंड में महाभारत के स्टेज शोज़ करने गए थे। जब बर्मिंघम में हमने शो ख़त्म किया तो वहाँ भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो है मेरे पास आया अपने छोटे बच्चे को लेकर, जो करीब 3-4 साल का रहा होगा। वो आने के बाद उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ फिर कब आएंगे वापस। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन उस बच्चे के मुंह से सुनकर वो बात बड़ी हो गई। मुझे ये लगा कि एक 4 साल का बच्चा जो भारतीय मूल का है, अपने सभ्यता और संस्कृति को देखकर कितना उत्तेजित हो गया है कि वो चाहता है कि ये लोग बार बार यहाँ आएँ, बार बार यहाँ हम इन संस्कार और सभ्यता को देखें। तो भारतीय मूल का व्यक्ति दुनिया में कहीं भी हो, अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलता है, और अगर वो वहाँ रहता है तो उसे मिस बहुत करता है। महाभारत ने एक चीज़ दुनिया को दी है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दूं, एक गुजराती फैमिली थी मुंबई में, उसका एक बेटा था, सिर्फ एक ही बेटा था। वो डॉक्टर बन गया था और अमेरिका चला गया था, और अमेरिका जाके उसने वहीं शादी कर दी थी। तो उसके जो पिता थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे, पिता और माता जो हैं दोनों बूढ़े हो गए थे, और वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपने बेटे को वापस जो है हिंदुस्तान बुला लें। वो नहीं आए। लेकिन जब महाभारत टेलीकास्ट हुआ तो उसमें एक संवाद था जहाँ भीष्म पितामह और शांतनु के बीच ये संवाद था कि पिता पुत्र के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता है, लेकिन पुत्र का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो पिता के लिए कुछ करे। जब भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, किसके कारण? पिता के कारण। तो ये जो एपिसोड था, जब उन्होंने अपने बेटे को भेजा अमेरिका, तो पुत्र जो है इतना भावनात्मक हो गया कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आने रहने लगा।
तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट की वजह से, किसी विषय की वजह से एक परिवर्तन भी आता है, किसी की सोच की वजह से एक परिवर्तन भी आता है, तो वो परिवर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो महाभारत ने ऐसे बहुत लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है। तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके टेलीविज़न के माध्यम से कि महाभारत और रामायण को जो प्यार दुनिया ने दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है कि ये दोनों कहानियाँ जो है वैल्यूज़ की कहानियाँ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की कहानियाँ हैं। रामायण जब शुरू हुआ इंडियन टेलीविज़न के ऊपर, उससे पहले इतनी बड़ी टीआरपी किसी प्रोग्राम को नहीं मिली थी। रामायण शुरू हुआ 34% से 78% तक गया। महाभारत जब शुरू हुआ 79% से शुरू हुआ और 99.6% पे गया। जब किसी प्रोग्राम को दुनिया में इतनी बड़ी सफलता मिली तो ये हमारा मानना है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति पूरी दुनिया पे राज करती है, उनके दिलों पे राज करती है, उनके दिमाग पे राज करती है। बस ये एक सबसे बड़ा सबूत है रामायण और महाभारत का। आपका दिनचर्या कैसे चल रहा है? देखिए, मैं तो सबसे ज़्यादा व्यस्त हूँ अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में। इस वक्त भी मेरे 5 प्रोग्राम जो हैं दूरदर्शन पे चल रहे हैं। एक स्टार प्लस पे आने वाला है जिसका नाम है अभी ना जाओ छोड़कर। उसके अलावा दूरदर्शन पे एक नया प्रोग्राम मेरा आने वाला है प्रतिष्ठा, एक आने वाला है अपमान, और मैं कुछ फिल्में कर रहा हूँ, अच्छी बड़ी फिल्में हैं। लेकिन एक धार्मिक फिल्म मुझे अभी जो करने का अवसर मिल रहा है वो है शिरडी के साईं बाबा के ऊपर एक फिल्म बन रही है। उसमें मैं जो शिरडी के साईं बाबा का जो सबसे करीबी दास था, जो उनका सबसे करीब रहता था, दास गनू, वो मैं रोल कर रहा हूँ। और फिल्म जो है मुझे लगता है अगले 2 महीने के अंदर अंदर सिनेमा में आ जाएगी। और इस तरह की फिल्में जैसे मैंने जय माँ वैष्णो देवी की थी, शिव महिमा की थी, नागमणि की थी, तो धार्मिक फिल्में तो मेरे पास आती रहती हैं। उसके अलावा भी मैं सोशल फिल्में, और सबसे ज़्यादा व्यस्त हूँ मैं टेलीविज़न सीरियल्स में। मुंबई का फिल्म इंडस्ट्रीज बहुत सक्सेस है, इसके कंपेयर में नेपाल का छोटा इंडस्ट्रीज है और यहाँ का फिल्म इंडस्ट्रीज सक्सेस नहीं है। आपको क्या लग रहा है नेपाल का इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूं पिछले काफ़ी वर्षों से, और मैं वहाँ पे कलाकारों के बीच उनके लिए काम करता रहता हूँ। और देखिए, मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका रूप इतना बड़ा इसलिए है कि एक तो सबसे पुरानी है, उसको बहुत वर्ष हो गए हैं। दूसरा जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा है, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए पहली बात तो यहाँ की सरकार को फिल्म इंडस्ट्री का साथ देना पड़ेगा। जब तक कोई भी सरकार कलाकारों को, टेक्नीशियंस को फैसिलिटीज़ नहीं देगी, अगर यहाँ की सरकार कुछ ऐसे पॉलिसी ले आए कि भाई जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा हम उसे कम दरों पे जो है घर जो है मुहैया करवाएंगे, काठमांडू के अंदर रहने की जगह देंगे, कोई अपना स्टूडियो एस्टेब्लिश करना चाहता है हम उसे ये फैसिलिटीज़ देंगे, तो जब तक कोई सब्सिडी नहीं दी जाए, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाए, तो जो इंडस्ट्री होती है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो सरकार है उसको इस तरफ ध्यान देना होगा। यहाँ का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होती है, यहाँ के जो भी रूलर्स हैं उनको इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि कला जो है ना, कला वो क्षेत्र है जो आपको पूरी दुनिया के पास बहुत तेज़ी से पहुँचाती है। कलाकार शब्द जो है अपने आप में संपूर्ण है। कलाकार का अर्थ होता है कि आने वाले कल को जो आकार देगा, आने वाले कल को जो शेप देगा, वो कलाकार होता है। तो कलाकारों का योगदान जो है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जब भी कोई विपदा, आपदा, कोई भी तकलीफ़ भारतवासियों पे आती है तो ये लोग शोज़ करते हैं, फ्लड रिलीफ के लिए काम करते हैं, कुछ भूकंप आया उसके लिए काम करते हैं। तो सब लोग इकट्ठा होके जब काम करते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं जिनको लोग देखने आते हैं, तो वो पैसा इकट्ठा करके हम उस एरिया को दे देते हैं, उस क्षेत्र को देते हैं, उस प्रदेश को देते हैं। उसी तरह जब तक सरकार इसमें प्रोत्साहित नहीं करेगी कलाकारों को, उसमें काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेगी, तब तक इंडस्ट्री का ग्रोथ होना मुश्किल है।
तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। कार्यक्रम के अंत में नेपाली दर्शक के लिए क्या बोलेंगे, क्या संदेश है? नेपाल के सभी दर्शकों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नेपाल के सभी दर्शकों को गजेंद्र चौहान की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरे प्रोग्राम्स देखते रहिए, उसमें कुछ कमियां हो, कमियां बताइए, मुझ तक पहुंचाइए। और मैं एक वादा आज करके जाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि नेपाली कलाकार जब भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे और किसी भी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषको यो प्रस्तुति आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँको कुनै सुझाव सल्लाह एवं गुनासो भएमा हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।